नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज पहले तो ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ईपीएस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की जानकारियां जो भी मैक्सिमम अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर या पोर्टल के अंदर या लोगों के पास में, वो हम पॉलिसी सहित आपको मिलती रहेंगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा नंबर इसमें दिया गया है। आज का जो वीडियो है, हम स्पेशली एक अभी पीपीओ जारी हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों मेरा निवेदन आप सब लोगों से ये रहेगा कि एक बार यदि आपको एरियर भी मिल जाए, एक बार आपको सारा पैसा भी मिल जाए ईपीएफओ से, फिर भी आप उसकी कैलकुलेशन जरूर कराइए किसी एक्सपर्ट से। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी कैलकुलेशन करवाएं और यदि उसमें कुछ डिफरेंस मिलता है तो उसको हाईलाइट करें, ईपीएफओ के सामने उठाएं और ईपीएफओ के सामने उठाकर उसको खुद भी फायदा लें और दूसरों को भी फायदा दिलवाएं। ये मिस्टर देव कुमार मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जी मैं कहूंगा, चूंकि आज की डेट में देखिए पब्लिक डोमेन में है तो इसलिए हम नाम ले सकते हैं। यदि ये पब्लिक डोमेन में नहीं होता तो हम एज पर पॉलिसी नाम नहीं ले सकते थे इनका। ये इनको डिमांड लेटर आया था और डिमांड लेटर में इनमें 30 सितंबर 2023 तक 21,87,776 रुपए की डिमांड की गई थी। ये इन्होंने जमा कर दिया होगा, तभी इनका पूरा हिसाब किताब हुआ है। अब हम इनका देखते हैं कि इनका जो आगे अभी इनका पहले जो इनको पेंशन मिल रहा था वो 2487 रुपए मिल रहा था, 2487 रुपए। ये जून 2015 में रिटायर हुए हैं और 30/6/2015 से ही इनकी पेंशन लग गई है। अभी इनकी पेंशन, इन्होंने चूंकि पैसा जमा कर दिया था तो इनका केस सॉल्व कर दिया गया है और इनको हायर पेंशन मिल गई है। हायर पेंशन मिल गई है, इनको एरियर पूरा मिल गया है और अभी जो इनको हायर पेंशन मिली है वो मिली है 27,046 रुपए, 27046। ओके, और इनकी जो लास्ट वेज है 1,14,857 रुपए है और पेंशनेबल सैलरी यानी 60 महीने, पेंशनेबल सैलरी का मतलब होता है 60 महीने का एवरेज, वो इन्होंने लिए है 86,276 रुपए। तो हम इसका एनालिसिस करेंगे और इसका एनालिसिस करके ये जानेंगे कि ये जो पेंशन वगैरह ली है इन्होंने, एवरेज वगैरह निकाले, क्या ये सही है, क्या ये पेंशन सही है, और हमें ये जरूर करना चाहिए जितने भी लोग। एक मुझे और लगता है कि ईपीएफओ धीरे धीरे जितने भी पुराना बैकलॉग था, यानी जितने लोगों के पैसे लिए जा चुके हैं, उन सबको धीरे धीरे रिजॉल्व कर रहा है उन केसेस को। और ये बड़ी अच्छी बात है कि 31 मई तक का जो टाइम उन्होंने अदर कंपनीज को दिया है, उससे पहले जिन लोगों का पैसा लिया हुआ है उनका हिसाब किताब हो जाए तो अच्छा है। तो इसीलिए ये मैं समझता हूं कि उसी कड़ी में ये पीपीओ इन्होंने जारी किया है और इनका रिवाइज पेंशन जारी किया। इनको एरियर भी कितना मिला है देखिए, इसी में दिया हुआ है 25,89,872। ये इनको एरियर मिल चुका है अप्रैल में, इसी अप्रैल का मतलब मिलने का मतलब है कि 31 मार्च तक का इनको ये मिल गया होगा। 2024 के 3 महीने यानी 31 मार्च तक का हिसाब किताब इनका हो गया है। अब हम देखते हैं, इनके में किसी मित्र ने डाटा भेजे हैं मुझे, इन्होंने तो नहीं भेजे हैं लेकिन किसी मित्र ने इनके डाटा भेजे हैं मेरे पास में और मैंने उसको एनालिसिस किया है। अब जो एनालिसिस किया है वो उसको मैं आपके सामने रखता हूं कि आपने देखा कि लगभग 21,87,000 इन्होंने पैसा जमा किया है और 25,89,000 इनको मिल गया है। अब हम चलते हैं इनके डाटा के ऊपर। इनके डाटा में जो कमियां हैं, जो इन्हें ठीक करानी चाहिए, जो इन्होंने ईपीएफओ को लिखना चाहिए, आरटीआई लगानी चाहिए और उससे लोगों का भी फायदा होगा। एक तो जब इन्होंने एरियर कैलकुलेट किया है तो इनकी ये 7614 पूरी बेसिकली हुई है, जबकि इसकी आधी ली जानी चाहिए थी। ठीक है जी, तो इससे इनके पैसे पे फर्क पड़ेगा, टोटल अमाउंट जमा करने पे फर्क पड़ेगा। दूसरा, अब हम चलते हैं इनके नीचे और क्या क्या कमियां हैं इसमें, या देखने की बात है कि जब इनका एवरेज निकाला गया है उससे एवरेज में बड़ा फर्क पड़ रहा है। एवरेज इनको 10 में
जब हम इनका एवरेज निकालते हैं तो इनका एवरेज जून 2010 से लेना पड़ेगा हमें, और इनको मई 2011 में 2,07,755 रुपए मिले हैं। अब ये 2,07,000 या तो 3-4 महीने का सैलरी का एवरेज होगा। अब ये पीछे वाले हैं या कितने कितने हैं ये कहना मुश्किल है, इसीलिए इनका जो एवरेज में अंतर आ रहा है वो एवरेज में अंतर इनको देखना चाहिए कि उसे करेक्ट क्या होगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इनको पैसा कितना जमा करना चाहिए था। देखिए मेरे हिसाब से सितंबर 2023, मैंने अभी इनका डिमांड लेटर दिखाया कि सितंबर 2023 तक इनको जो पैसा इनसे कहा गया है या इन्होंने जो जमा किया है वो है 21,87,776 रुपए। और मेरे हिसाब से यदि इनकी कंपनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देती है, अभी मुझे ये जानकारी नहीं है, ये भी पॉइंट हो सकता है कि इनकी कंपनी क्या इससे ज्यादा जो ईपीएफओ का इंटरेस्ट डिक्लेयर है इससे ज्यादा इंटरेस्ट देती है, तो ये अमाउंट हो सकता है। अदरवाइज इनसे ज्यादा पैसा लिया गया है, क्योंकि सितंबर 2023 तक का इनका जो अमाउंट कैलकुलेट होके आता है वो आता है 21,30,736। तो जिनके भी एरियर मिल चुके हैं, एक पॉइंट ये चेक करने वाला है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ऊपर बताया और एक पॉइंट ये चेक करने वाला है। एक पॉइंट मैं और बता दूं आपको जो चेक करने वाला है और जो चेक करना चाहिए लोगों का, इनका 9 जून को रिटायरमेंट हो गया है, 9 जून 2015 को, और एरियर के लिए इनकी जो बेसिक ली गई है वो पूरी ली गई है, जबकि हमको केवल लेनी चाहिए थी जितनी पिछले महीने की है या 9 दिन की सैलरी लेनी चाहिए थी, जबकि यहां पे इनकी 1,18,114 लास्ट महीने की पूरी सैलरी ली गई है और पूरी पे ही ये अमाउंट एरियर कैलकुलेट किया गया है। इसलिए भी इनका एरियर इनसे ज्यादा लिया गया है, जबकि वो नहीं लिया जाना चाहिए। जब आप 9 जून को रिटायर ही हो गए और 10 जून से आपकी पेंशन ही स्टार्ट हो गई, तो फिर काय का पैसा ईपीएफओ के लिए? आपने हमारी पेंशन लगा दी और हम कंट्रीब्यूशन भी देंगे, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। वही स्थिति है कि या तो आप कंट्रीब्यूशन लेंगे और या आप पेंशन देंगे। चलिए, अब इनको हमने 23 जून तक का इनका एरियर कैलकुलेट किया है कि इनको इतना जमा होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पहले ही जमा कर दिया, लेकिन इसलिए इनके केस में ये मायने नहीं रखता। ये एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये चीजें ली है और टेबल 2 में इनकी समरी मैंने दे दी है। मुख्य क्या है इनके केस में? इनके केस में चूंकि हम एनालिसिस ये कर रहे हैं, देखिए ये जब हमने बेसिक कैलकुलेट की है, हालांकि ये एवरेज उतना ही आ जाएगा। जब हम 2,07,000 मई 2011 की लेंगे तो मान लीजिए 5-5 हजार ये अगले पिछले 3 महीने का होता, तो यहां जितना भी अमाउंट बढ़ेगा वो अमाउंट से एवरेज उतना ही आना चाहिए, लेकिन एवरेज उतना नहीं लिया गया है। मेरे हिसाब से इनका जो 60 महीने का एवरेज आता है वो आता है 88,650 रुपए। 88,650 रुपए जो आंकड़ा इन्होंने भेजा है मुझे, इनके मित्र ने भेजा है या किसी और ने भेजा है, लेकिन इन्होंने कितना लिया है? 86,276 रुपए। तो यहां 2,000 का लगभग 2,500 का 2,400-2,400 रुपए का लगभग एवरेज का अंतर आ रहा है, यानी इनका एवरेज कम बन रहा है। एवरेज कम बन रहा है यानी नेचुरल है कि पेंशन कम बनी है, यानी एरियर इनको ज्यादा मिलना चाहिए था, इनकी पेंशन ज्यादा बननी चाहिए थी। इसलिए ये अपना इसको थोड़ा सा जरूर देख लेंगे। एक पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि आप इसको जरूर देखिए। आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, आप आरटीआई लगाइए, आप ईपीएफओ में जाके ये जानकारी लीजिए। चाहे तो ये मेरा वीडियो कोड कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी को भी फेस करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी अपनी तैयारियां हैं। ओके, इन्होंने प्रेजेंट पेंशन के लिए ये हमारा सेम है, कॉमन आ रहा है। ईपीएफओ का भी इतना ही आता है 7,775 और हमारा भी इतना ही आता है। अब हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करके देखते हैं। हम इनके इस एरियर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि इनकी रिकवरी कब होनी चाहिए थी, क्योंकि ये ऑलरेडी इनका हो चुका है। अब हम इनकी सिर्फ पेंशन देखते हैं कि पेंशन कैसे कैलकुलेट हुई है। पेंशन कैलकुलेट करने के लिए देखिए इनके जो डाटा है 10 जून 57 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 6 जून 83 को इन्होंने ज्वाइन किया है इस ईपीएफओ में, यानी एफपीएस में सर्विस की है। तो 105 रुपए इनको कंपनसेशन मिलेगा और इनको जो कंपनसेशन मिलेगा वो लगभग 20 साल से कम के लिए, क्योंकि इनकी 19.5 साल लगभग सर्विस होती है। तो 471 रुपए 471 रुपीज इनका फैमिली का कंपनसेशन बनता है, फैमिली पेंशन स्कीम का। अब हम इनकी प्रेजेंट पेंशन भी कैलकुलेट करेंगे और जिन फॉर्मूले से हम पेंशन कैलकुलेट करते हैं हर बार वो भी करेंगे। देखिए, प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये हमने इनके सारे डाटा ले लिए हैं। ये एवरेज जो मैंने ऊपर दिखाया 7,775 ऊपर पूरा आ रहा है और हमने ईपीएफओ के अनुसार ही दिन ले लिए हैं। दिन, जबकि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि 8 दिन
एक्चुअल कैलकुलेशन में ज्यादा आते हैं, लेकिन हमने ईपीएफओ के हिसाब से लिया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये पता लगना चाहिए कि मैच कितना हो रहा है कि नहीं। तो जबकि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए मेरी पेंशन कैलकुलेट हुई जाती है 2486 रुपए और इनको मिल रही है 2487 रुपए। ओके, और यदि मैं इसको एग्जैक्ट डेट ले लें तो यहां 88 रुपए हो जाती है, तो 1 रुपए का अंतर, 1 रुपए पेंशन इनको लगभग कम मिल रही है एक्चुअल डेट से। अब एज पर सुप्रीम कोर्ट हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। एज पर सुप्रीम कोर्ट यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकी पेंशन बनती है 2736 रुपए, सॉरी 27,036 रुपए। और यदि हम प्रोरेटा कैलकुलेशन करते हैं जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं तो इनकी पेंशन आती है 31,000, यानी प्रोरेटा में इनकी पेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि 31 इनका जो 12 महीने का एवरेज है वो 60 महीने के एवरेज से ज्यादा आता है। इसलिए यदि प्रोरेटा इनके ऊपर लागू होता है, जो कि संभावना नहीं के बराबर है, तो भी फिर भी हमने कैलकुलेट किया है तो इनकी पेंशन और बढ़ जाएगी। अब देखते हैं चेन्नई मेल के हिसाब से, जो चेन्नई मेल हमने नाम दिया हुआ है, चेन्नई मेल के हिसाब से भी देखें तो इनकी सेम पेंशन बनेगी। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहां लागू हुआ है या नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो बेसिक है 2014 से पहले की वो 1,06,000 आती है, और 1,06,000 आती है मतलब एवरेज से 86,000 से बहुत ज्यादा है। इसलिए दोनों केसेस में 86,276 ही लिया जाएगा, यानी पेंशन उतनी ही बनेगी 27,036 रुपए। जबकि इनकी पेंशन मिल कितनी रही है 27,046 रुपए, यानी इन प्रेजेंट कैलकुलेशन के हिसाब से, इन्हीं के एवरेज के हिसाब से इनको 10 रुपए पेंशन पर मंथ ज्यादा मिल रही है। हायर पेंशन जो मिली है उसकी बात कर रहा हूं। और यदि हम इनकी इफेक्टिव पेंशन देखें और उसका एरियर कैलकुलेट करें तो 24,559 559 रुपए इनको पेंशन मिलना चाहिए थी, और इसी का एवरेज मिलना चाहिए था, एरियर मिलना चाहिए था। तो हमने देखिए इसमें एवरेज एरियर कैलकुलेट किया है, और ये 60 महीने वाला केस ही अकेले लेंगे हम। क्यों? क्योंकि इनकी 10 जून से पेंशन तो 10 जून से ही स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए जून की पेंशन का एरियर भी मिलेगा इनको। तो ये देखते हैं इसका एरियर टोटल कितना बनता है। ये हमने जो नेक्स्ट समरी है टेबल की, टेबल 7 में हमने लिया हुआ है। अब हम टेबल 7 देखते हैं सीधे। टेबल 7 में हम देखते हैं कि देखिए इनको 23,26,000 इन्हें जमा करने थे, जो कि इन्हें ऑलरेडी ये जमा कर चुके हैं, मतलब 21 लाख पहले ही जमा कर चुके हैं, तो इसलिए 23 लाख नहीं होंगे, 21 लाख समथिंग जमा कर चुके हैं। इनको मिलेगा क्या? इसको भी हम छोड़ देते हैं। इनको मिलेगा क्या? इनको एरियर मिलना चाहिए था, मेरे हिसाब से इनको एरियर मिलना चाहिए था 31 मार्च तक का एरियर मैंने लिया है 25,95,886 रुपए, जबकि इनको मिला है 25,89,000, यानी 6,000 रुपए एरियर भी मेरे हिसाब से इनको कम मिला है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपनी पेंशन का जो अमाउंट है, ये एक बार एरियर भले ही आपको मिल गया है, और आपको जो पूरा एरियर मिल गया है, आपको जितना पैसा आपने जमा किया उससे ज्यादा ही मिला है। आपने जमा किया 21,87,000 और पेंशन एरियर मिल गया लगभग आपको 25,89,000। ठीक है, आपको ज्यादा मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप इसे बैठिए मत, आपका इसमें मुझे काफी डिफरेंस नजर आ रहा है। लगभग एरियर में 50,000 एरियर जो आपने जमा किया है वो लगभग 30-35 हजार रुपए ज्यादा जमा किया है, और जो एरियर है इसमें भी अंतर आ रहा है, और एवरेज में अंतर आ रहा है। एवरेज इनका जो लिया गया है वो मैंने अभी बताया आपको कि इनका 86,000 समथिंग लिया गया, जबकि इनका एवरेज आता है 88,250 रुपए। और इन्होंने देखिए, आपने पीपीओ में देखा होगा, लास्ट बेसिक यही ली हुई है मई 15 की 1,14,857 रुपए। यदि आप पीपीओ को देखेंगे तो ये बेसिक सेम है, लेकिन एरियर में, लेकिन एवरेज में अंतर है, और एवरेज में अंतर भी लगभग 2,500 रुपए का है। तो 2,500 रुपए से पेंशन पे काफी फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए यदि आपके किसी के भी संपर्क में है ये मिस्टर डी के मुखर्जी, तो आप इनको कहिएगा वो मेरा ये वीडियो जरूर देखें, और अपना इससे यदि बेनिफिट उठा सकते हैं तो बेनिफिट जरूर उठाएं। ये ईपीएफओ आसनसोल का है, और आसनसोल ने जो ये कैलकुलेशन की है वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लगती है। चूंकि चेन्नई मेल और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का लगभग बराबर ही आ रहा है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि किस फॉर्मूले से चेन्नई मेल से किया गया या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से किया गया, लेकिन इनके केस में इनको ये चेक जरूर करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें,
बेल आइकॉन जरूर दबाएं।